दीवानापन एपिसोड 16। अब आगे। गेट को बंद होते देख जन्नत घबरा गई और बोली, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अभी बाहर नहीं गई हूँ। मुझे अंधेरे से डर लगता है और यहाँ अंधेरा है। प्लीज मुझे बाहर जाना है। ये कहकर वो दरवाजा पीटने लगी, पर तभी उसे अपने गर्दन पर एक गर्म सांस महसूस हुई। वो गर्म सांस उसे बहुत जानी पहचानी लगी, जिसे महसूस कर उसने पाँच होकर कहा, ये तो। अभी वो आगे अपने बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके गर्दन पर अपनी सांसों को छोड़ते हुए बोला, क्या बात है? तुम अब मेरी सांसों से ही मुझे पहचान जाती हो। आई लाइक इट, लेकिन मुझसे बचकर रहना, क्योंकि तुम। ये कहते कहते उसने जन्नत की कमर को अपने हाथों से सहलाया और गहरी आवाज में बोला, क्योंकि तुम बिल्कुल कांच की तरह हो और मेरी निगाहें पत्थर की तरह है। अगर तुम मेरे करीब आए तो टूटकर बिखर जाओगी। इसी के साथ रिधान ने जन्नत को खुद से दूर कर दिया और वहां की लाइट्स ऑन हो गई। इधर जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो अपने सामने खड़े रिधान को देखकर पाँच थी, तो वही रिधान ब्लैक सूट में एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा था। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन रिधान की आंखों में शैतानियत थी, तो वही जन्नत की आंखों में डर था। जन्नत ने हकलाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, ये कैसा सवाल है? जन्नत ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑफिस तो। पर ये कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सीईओ केबिन में रिधान दिखाई देगा। तभी रिधान सोफे पर जाकर लीन होकर बैठ गया और अपने हाथ में वाइन की गिलास पकड़ते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तो तुम हो वो वीडियो एडिटर जो ऐसी लो क्लास और खराब वीडियो को एडिट करती है? मैंने बिल्कुल ठीक किया उसे रिजेक्ट करके। ये सुनते ही अब जन्नत को एक झटका लगा और वो पाँच होकर बोली, व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो आप थे जिन्होंने मेरा ये सब कुछ रिजेक्ट किया था, और इसका मतलब क्या आप ही इस कंपनी के बॉस है? रिधान वाइन का सिप भरते हुए गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब तुम्हें इस कंपनी के बॉस के बारे में पता नहीं था तो तुम यहाँ मुंह उठाकर क्यों चली आई? ये सुनते ही अब जन्नत ने तुरंत खुद को संभाला और जल्दबाजी के साथ बोली, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप इस तरह से मेरे उन वीडियो को रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने बहुत मेहनत से उन्हें बनाया था। इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर सर को मेरा काम बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे अप्रिशिएशन मेल भी किया था। ये कहकर उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस मेल को रिधान को दिखाने लगी, लेकिन रिधान पर तो जैसे उसका असर ही नहीं हुआ। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर तुम उस मैनेजिंग डायरेक्टर से अपना काम नहीं निकलवा सकती। ये सुनते ही जन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने दूसरे पर गुस्से के साथ कहा, रिधान भाई, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? एक बार फिर से उसके मुंह से भाई सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ वाइन की ग्लास को जमीन पर पटक दिया। जन्नत उसके ऐसा करने से डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। रिधान ने दांत पीसकर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना भाई नहीं कहोगी? ये सुनकर जन्नत ने अपना थूक गटकते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बुलाऊं। रिधान ने दांत पीसकर कहा, तुम मुझे कुछ भी मत बुलाओ, लेकिन तुम मुझे भाई भी नहीं बुला सकती, और अगर दोबारा से तुम्हारे मुंह से भाई शब्द निकला तो याद है ना मैंने लास्ट टाइम क्या किया था? एक्स। ये सुनकर जन्नत अब पिछली बार की बातें याद करने लगी, जिसे याद करते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर वो बोली, मुझे याद है, मैं आपको भाई नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया। तो फिर रिधान गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड गर्ल, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है। ये कहकर उसने टेबल से फाइल उठाए और उसे पढ़ने लगा। रिधान की ये बात सुनकर जन्नत तुरंत आगे आते हुए बोली, लेकिन अभी तक आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं इस कंपनी में पिछले 2 सालों से कम कर रही हूँ, और अगर इस तरह से मुझे निकाला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? तभी रिधान ने अपनी नज़रें उठाकर उसे घूरा और कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मेरे डैड के पैसों पर ऐश नहीं कर रही, जो तुम्हें अब इस तरह पैसे कमाने हैं? क्या मेरे डैड तुम्हारी ज़रूरत को फुलफिल नहीं करते? ये सुनते ही जन्नत ने अब टुकुर टुकुर कुछ सेकंड तक रिधान को देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं, मेरे शॉपिंग की बहुत खर्चा है, जिसे मैं खुद से ही उठाना पसंद करती हूँ।
ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, लेकिन तुमने तो लो मार्केट के कपड़े पहन रखे हैं, तो तुम उन पैसों की शॉपिंग कब करती हो? खुद के कपड़ों की ऐसी बेइज्जती देखकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, एक्सक्यूज मी, आपको मेरी बेइज्जती करनी हो कर लीजिए, लेकिन मेरे कपड़ों की बेइज्जती मत कीजिए। इसे मैंने अपने इन्हीं पैसों से खरीदा है, जिसे मैंने मेहनत से कमाया था। ये सुनकर रिधान ने अब वो फाइल को टेबल पर पटक दिया और गुस्से से बोला, तुम मेरे पेशेंस लेवल को क्यों बढ़ाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर एक बार मुझे गुस्सा आया तो उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? ये सुनकर जन्नत ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मुझे आपके गुस्से से डर नहीं लगता, मैं तो यहाँ पर अपनी जॉब बचाने के लिए आई थी। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम इस जॉब को करना चाहती हो, राइट? जन्नत ने तुरंत मासूमियत के साथ अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रिधान उसके और भी ज्यादा नजदीक बढ़ाते हुए बोला, तो तुम इस जॉब के लिए क्या क्या कर सकती हो? ये सुनते ही जन्नत ने तुरंत कहा, मैं इस जॉब के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि मैं दिन रात मेहनत कर सकती हूँ, मैं ओवरनाइट वर्क कर सकती हूँ, मैं अपने काम में अपना 100% दे सकती हूँ। इस कंपनी के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन मुझे ये जॉब करनी है। तभी रिधान ने सपाट तरीके से कहा, तुमने मैनेजिंग डायरेक्टर को किस तरह अपने जाल में फंसाया था? क्या तुमने उसके सामने अपने आप को ऑफर किया था? ये सुनते ही जन्नत दंग रह गई और दूसरे ही पल वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप। अगर आपने एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अभी तक आपकी रिस्पेक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपकी सोच मेरे लिए हद से ज़्यादा घटिया है। आप मेरे भाई बनने लायक नहीं है। तभी फिर रिधान आगे बढ़ा और उसके चेहरे को कसकर पकड़कर बोला, तो किसने कहा कि तुम मुझे अपना भाई बनाओ? मैंने तो नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे भाई बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती, जो एक मामूली सी जॉब के लिए खुद को। ये कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसे एक अजीब नफरत भरे अंदाज में देखने लगा। जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। उसे रिधान की एक एक बात बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसने रिधान को जोर से धक्का दे दिया और तुरंत वहां से बाहर जाते हुए बोली, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। आप मेरे साथ इतना गलत करते हैं जितना गलत तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और अब से मैं आपको ना तो कोई रिस्पेक्ट दूंगी और ना ही कभी अपना भाई कहूंगी। मैं सिर्फ अपने मॉम डैड की बेटी हूँ, वो भी इकलौती बेटी। मेरा ना कोई भाई है और ना ही कोई बहन। ये कहकर वो रोते हुए वहां से बाहर निकल गई। तो वहीं रिधान उसे जाते देख तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे आंसुओं से रिधान सूर्यवंशी पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आंसू से तो मुझे सुकून मिलता है। इधर जन्नत रोते हुए केबिन से बाहर निकल रही थी। लॉबी में नैना जो उसका इंतजार कर रही थी, उसे ऐसे रोते देख कुछ समझ नहीं पाई। वो तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोली, जन्नत क्या हुआ? तुम्हें इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ अंदर? सब कुछ ठीक था ना? कहीं तुम्हें कुछ? ये कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि जन्नत उस वक्त अपनी कार में बैठ गई थी और वो बिना नैना की कोई बातों का जवाब दिए वहां से निकल गई। इधर नैना उसे ऐसे जाते देख खुद से बोली, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? ये ऐसे रो क्यों रही है? कहीं इस कंपनी के बॉस ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस कंपनी के बॉस के बारे में लोग जिस तरह बातें करते हैं, जन्नत को देखकर मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सच कहते हैं। ये इंसान वाकई बहुत खतरनाक है। अब मैं भी इसे नहीं मिलूंगी, मैं भी इससे दूर ही रहूंगी। ये कहकर वो टैक्सी से वहां से निकल गई। इधर कार में जन्नत लगातार रोए जा रही थी। उसके दिमाग में रिधान की वही सारी बातें चल रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे लगा था कि मैं अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ड्राइवर ने उसे इस तरह रोते देखा तो वो बोला, जन्नत मैडम क्या हुआ आपको? सब कुछ ठीक है ना? क्या मैं बॉस को कॉल करूं? ये सुनते ही जन्नत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं रामू अंकल, डैडी को कुछ भी मत बताना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये सुनकर रामू ने कहा, लेकिन बेटा आप ऐसे रो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ है? क्या बात है? इसके जवाब में जन्नत ने फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस मेरी दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी।
बाकी अब मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो रामू को दिखाने के लिए लगातार मुस्कुराए ही जा रही थी। लेकिन इस वक्त उसे दिल ही दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके कान में रिधान की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं आपको मुझसे क्या दुश्मनी है। आखिर दुनिया का कौन सा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं वाकई आपकी कोई बहन नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह आप मेरे साथ बिहेव करते हैं, इस तरह कोई भी सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ बिहेव नहीं करेगा। ये कहते हुए उसने अपना सर सीट से टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में रामू ने कार बंगले के बाहर रोकी। जन्नत कार से बाहर निकली और सीधे अंदर चली गई। अंदर हॉल में सोफे पर भावना बैठी हुई थी और जब भावना ने जन्नत को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी आ गई। लेकिन जन्नत ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधे कमरे में चली गई। उसे ऐसे जाते देख भावना ने परेशान होकर कहा, ये जन्नत को हुआ क्या है? इन दिनों वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। तभी वहां पर रमन आते हुए बोला, मैडम बॉस ने ब्लू फाइल मंगवाई है, प्लीज उसे दे दीजिए। लेकिन ये कहते कहते उसने भावना को ध्यान से देखा तो भावना कुछ परेशान लग रही थी, जिसे देखकर रमन ने नासमझी में कहा, क्या हुआ मैडम? सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान हैं? तभी ये सुनकर भावना ने कहा, हाँ रमन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल मेरी बेटी को हुआ क्या है। ये सुनकर अचानक से रमन के भाव बदल गए और उसने घबराकर कहा, क्या हुआ उसे? क्या उसकी तबीयत खराब है? क्या खासा उसने ऐसा? ये आप क्या क्या कह रही हैं? मुझे बताइए क्या हुआ उसे? रमन को इतना परेशान होते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तभी रमन को एहसास हुआ कि वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक बेटी के बाप होने के नाते उसका ये रिएक्शन सही था। पर उसने जल्दी से खुद को संभाला और नॉर्मल होते हुए बोला, उनका कॉलेज शुरू होने वाला है, शायद इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही होंगी। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। भावना अपनी जगह से उठी और बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेज शुरू होने की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिधान जब से वापस आया तब से ऐसा हो रहा है। रिधान का जिक्र सुनते ही अब रमन के एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। उसने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, रिधान सर, पता नहीं क्यों आप मेरी बेटी के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं। आखिर आप मान क्यों नहीं लेते कि वो आपकी बहन है? जैसे आपके मॉम डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आप क्यों नहीं कर लेते उसे एक्सेप्ट? तभी फिर भावना ने उसे वो फाइल ला कर दी और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसे क्या हुआ है। ये सुनकर फिर रमन ने अपना सर हिला दिया और वो फाइल लेकर वहां से चला गया। इधर जन्नत कमरे में बेड पर लेटी सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी उसने अपने आप को संभाला और गुस्से से बोली, मैं क्यों सोच रही हूँ उस मॉन्स्टर के बारे में? मुझे नहीं सोचना उनके बारे में, मुझे बस अपने करियर और कॉलेज के बारे में सोचना है। कल से मेरा कॉलेज शुरू होने वाला और अब मुझे अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और एक दिन मैं उनसे भी बड़ी कंपनी स्टार्ट करूंगी और फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आखिर में मेरी औकात क्या है। ये सब कहते हुए वो सो गई। कुछ घंटे बाद रात का वक्त हो चला था। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, उस वक्त जन्नत क्लोजेट से बाहर निकल रही थी। वो क्लोजेट से बाहर निकली और सीधे गेट की तरफ गई, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, वो एक पल के लिए खामोश रह गई। कौन है गेट पर? एपिसोड 17। अब आगे। अंदर हॉल में सोफे पर भावना बैठी हुई थी और जब भावना ने जन्नत को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी आ गई। लेकिन जन्नत ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधे कमरे में चली गई। उसे ऐसे जाते देख भावना ने परेशान होकर कहा, ये जन्नत को हुआ क्या है? इन दिनों वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। तभी वहां पर रमन आते हुए बोला, मैडम बॉस ने ब्लू फाइल मंगवाई है, प्लीज उसे दे दीजिए। लेकिन ये कहते कहते उसने भावना को ध्यान से देखा तो भावना कुछ परेशान लग रही थी, जिसे देखकर रमन ने नासमझी में कहा, क्या हुआ मैडम? सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान हैं? तभी ये सुनकर भावना ने कहा, हाँ रमन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल मेरी बेटी को हुआ क्या है। ये सुनकर अचानक से रमन के भाव बदल गए और उसने घबराकर कहा, क्या हुआ उसे? क्या उसकी तबीयत खराब है? क्या खासा उसने ऐसा? ये आप क्या क्या कह रही हैं? मुझे बताइए क्या हुआ उसे? रमन को इतना परेशान होते देख भावना को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तभी रमन को एहसास हुआ कि वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक बेटी के बाप होने के नाते उसका ये रिएक्शन सही था। पर उसने जल्दी से खुद को संभाला और नॉर्मल होते हुए बोला, उनका कॉलेज शुरू होने वाला है, शायद इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही होंगी। आप फिक्र मत कीजिए,
वो ठीक हो जाएंगी। भावना अपनी जगह से उठी और बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेज शुरू होने की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिधान जब से वापस आया तब से ऐसा हो रहा है। रिधान का जिक्र सुनते ही अब रमन के एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। उसने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, रिधान सर, पता नहीं क्यों आप मेरी बेटी के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं। आखिर आप मान क्यों नहीं लेते कि वो आपकी बहन है? जैसे आपके मॉम डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आप क्यों नहीं कर लेते उसे एक्सेप्ट? तभी फिर भावना ने उसे वो फाइल ला कर दी और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसे क्या हुआ है। ये सुनकर फिर रमन ने अपना सर हिला दिया और वो फाइल लेकर वहां से चला गया। इधर जन्नत कमरे में बेड पर लेटी सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी उसने अपने आप को संभाला और गुस्से से बोली, मैं क्यों सोच रही हूँ उस मॉन्स्टर के बारे में? मुझे नहीं सोचना उनके बारे में, मुझे बस अपने करियर और कॉलेज के बारे में सोचना है। कल से मेरा कॉलेज शुरू होने वाला और अब मुझे अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है और एक दिन मैं उनसे भी बड़ी कंपनी स्टार्ट करूंगी और फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आखिर में मेरी औकात क्या है। ये सब कहते हुए वो सो गई। रात का वक्त हो चला था। जब भावना ने दरवाजा खटखटाया, उस वक्त जन्नत क्लोजेट से बाहर निकल रही थी। वो क्लोजेट से बाहर निकली और सीधे गेट की तरफ गई, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, वो एक पल के लिए खामोश रह गई। जैसे ही जन्नत ने दरवाजा खोला, वो सामने खड़ी भावना को देखकर एक पल के लिए चुप रह गई। तो वही भावना ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए दोपहर से परेशान हूँ, पर तुम अभी दरवाजा खोल रही हो। मैं बहुत बार दरवाजे को नोक कर चुकी हूँ। क्या तुम सो गई थी? उसके जवाब में जन्नत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ मम्मा, मैं सो गई थी। एक्चुअली मैं जब बाहर से आई तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आई एम सॉरी। ये सुनकर फिर भावना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस परेशान हो गई थी। अब चलो, डिनर का वक्त हो गया है। डिनर का नाम सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी और वो भावना के साथ नीचे आई। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में पहुंची, वहां ऑलरेडी रिधान को देखकर उसके कदम अपनी जगह रुक गए। भावना जो आगे बढ़ रही थी वो अचानक से जन्नत को रुके देख ना समझी में बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गई? आओ ना। भावना की आवाज से तन्मय की नज़र भी जन्नत पर चली गई, लेकिन रिधान की नज़र अभी भी उसके ऊपर ही थी और जन्नत की नज़र रिधान के ऊपर थी। तन्मय ने जब ये देखा तो उसे समझ आ गया। उसने भावना को इशारा किया। भावना को भी समझ आ गया। भावना मुस्कुराए और जन्नत के हाथ को पकड़कर बोली, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। गाजर के हलवे का नाम सुनकर जन्नत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक यू मॉम। लेकिन तभी वहां पर स्पून के गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी चौंक गए और रिधान की तरफ देखने लगे। रिधान गुस्से के साथ भावना की तरफ देखकर बोला, मॉम, क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम मेरे लिए कब मेरी मनपसंद डिश बनाई थी? उसकी ये बात सुनते ही भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें खाने में ज्यादातर कुछ पसंद ही नहीं आता, इसलिए तुम्हारी आज तक कोई फेवरेट डिशेज ही नहीं है? तो मैं क्या बनाऊं? रिधान ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, आप एक माँ हैं, आपका फर्ज बनता है कि आपको अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आपको तो इस सो कॉल्ड लड़की के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये सुनते ही जन्नत डर गई और तुरंत भावना के पीछे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि रिधान की निगाहें वाकई एक पत्थर की तरह थी, जो सीधे उस पर चोट पहुंचा रही थी। लेकिन तभी तन्मय ने कहा, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करना बंद करो। तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो और अभी तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में हमें पता चल रहा है। इतने सालों से तुम हमारे साथ नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। ये सुनकर रिधान फिर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराया और बोला, ओ आई एम सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस लड़की के प्रोटेक्शन में दो बॉडीगार्ड ऑलरेडी हैं। ये सुनते ही भावना ने कहा, रिधान, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बेचारी जन्नत के पीछे पड़े हो? वो तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं और ना ही तुमसे बात करती है, तो क्या तुम उसे सुकून से जीने नहीं दे सकते? रिधान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक इस लड़की को तो मैं सुकून से जीने नहीं दूंगा। आप दोनों भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं इस लड़की को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलूंगा और आप दोनों कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता मेरा घर है और इस पर सिर्फ इकलौता मेरा हक रहेगा। ये कहते हुए वो वहां से अपनी जलती निगाहों से जन्नत को देखकर चला गया।
तो वहीं ये सारी बातें सुनकर जन्नत की आंखें नम हो गई। इधर तन्मय गुस्से से भावना से बोला, देख रही हो भावना, तुम्हारा बेटा किस तरह से बातें कर रहा है। उसे लगता है कि मैं उसे ऐसा कभी करने दूंगा। मैं खुद इस घर से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। भावना ने भी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहा, मैं क्या बताऊं, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर किस तरह से रिधान की नफरत को कम करूं। तभी तन्मय ने कहा, 19 सालों का गुस्सा इतनी आसानी से नहीं जाएगा, उसे वक्त लगेगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं इन सब के बीच वो बेवजह जन्नत को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में जन्नत के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत अच्छी है। ये सब सुनकर अभी भावना कुछ कह पाती, उससे पहले ही जन्नत आगे आए और बहुत ही मासूमियत के साथ बोली, मेरा कल से कॉलेज शुरू होने वाला है। कॉलेज से इस घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी फ्रेंड है ना कॉलेज की हॉस्टल में रहने वाली है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी उसके साथ हॉस्टल में रहूंगी। मुझे इसके बारे में आज आप सबसे बात भी करनी थी। क्या मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ? इससे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकूंगी। उसकी ये बात सुनते ही भावना और तन्मय दोनों ही समझ गए कि जन्नत ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि इससे पहले वो कभी हॉस्टल में रहने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उन दोनों से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते थी। भावना ने बहुत ही उदासी के साथ कहा, बेटा मुझे अच्छे से पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बेटे को संभाल नहीं पा रही हूँ और उसकी वजह से तुम ऐसे घर से दूर रहने की बात कर रही हो। ये सुनकर जन्नत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैं सिर्फ इस घर से दूर रह रही हूँ। इस घर से दूर रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे मॉम डैड नहीं रह जाओगे या फिर मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी। हर वीकेंड मैं यहीं पर बिताऊंगी। लेकिन आपको तो पता है कि पढ़ाई अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर आखिर में तन्मय ने कहा, बेटा अगर तुम रिधान की वजह से घर को छोड़कर हॉस्टल में रहने जा रही हो तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं डैड, मैं उनकी वजह से ऐसा नहीं कर रही हूँ, बल्कि जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं खत्म हो जाते तब तक मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ और इन 1 महीने में मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे वहाँ रहने दीजिए। उसकी बात सुनकर आखिर में भावना ने कहा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हर शनिवार और रविवार यहाँ बिताओगी और हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगी। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, आई प्रॉमिस, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद से तन्मय ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल रमन को तुम्हारे साथ हॉस्टल में बात करने के लिए भेज देता हूँ। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ अपना सर हिलाया। इसके बाद वो सभी के साथ डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। इधर दूसरी तरफ डिनर के बाद जब तन्मय वापस हाल में आए तो वहाँ रमन पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तन्मय ने हिचकिचाते हुए कहा, रमन देखो तुम नाराज मत होना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बताना है। रमन ने ना समझ में कहा, क्या बात है सर। इसके जवाब में तन्मय ने कहा, जन्नत हॉस्टल में रहना चाहती है, ये फैसला उसका खुद का है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं और भावना उसे रोकना भी चाहते थे, पर वो अपने एग्जाम्स तक हॉस्टल में रहना चाहती है। सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद वो वापस इस घर में आ जाएगी और कल तुमको जाकर हॉस्टल में ही उसका सामान सेटअप करवाना होगा। ये सुनते ही रमन ने गुस्से के साथ कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एक बार रिधान सर यहाँ पर आए तो मेरी बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा इस घर में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी थी और अब देखिए रिधान सर की वजह से मेरी बेटी को हॉस्टल जाना पड़ रहा है। तभी तन्मय ने तुरंत उसके हाथ को पकड़कर कहा, रमन ये तुम क्या कर रहे हो? अगर भावना ने गलती से सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, सिर्फ 1 महीने की बात है और ये फैसला खुद जन्नत ने लिया है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद उससे जाकर पूछ लेना। ये सब सुनकर रमन ने कहा, मुझे नहीं पता आप आगे चलकर क्या करेंगे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बेटी को रिधान सर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। इधर तन्मय उसे जाते हुए देख रहा था, वही रमन बाहर निकल रहा था। वो काफी गुस्से में था, पर वो जैसे ही गेट की तरफ पहुंचा, अचानक से सामने से उसे एक आवाज सुनाई दी, रमन अंकल आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? रिधान की आवाज सुनते ही अचानक से रमन के कदम रुक गए।
वो इस वक्त दीवार से टेक करके खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर रमन ने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किया और बोला, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती है रिधान सर। अगर बॉस को पता चलेगा तो वो आपसे नाराज होंगे। ये सुनते ही रिधान शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो आपके सर को ऐसी बहुत सारी बातें नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं। अगर उस बारे में डैड को गलती से पता चला तो वो शायद मुझे इस घर से ही निकाल दे। ये सुनते ही रमन हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? रिधान ने उस सिगरेट को अपने जूते तले मसल दिया और मुस्कुराकर बोला, अभी आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आपको और डैड को दोनों को सब समझ आ जाएगा। बट आपने बताया नहीं, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं उस गुस्से की वजह में तो नहीं? ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराया। तो वही रमन ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन आखिर में उसने गुस्से के साथ कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी वजह आप ही हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि आखिर मैं किस वजह से गुस्सा हूँ आपसे। ये सुनकर रिधान ने रमन की कॉलर को ठीक करते हुए बोरियत से कहा, रमन अंकल, बचपन में आप मेरे फेवरेट अंकल में से एक थे, लेकिन पता नहीं बचपन में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे मॉम डैड के साथ साथ आपसे भी नफरत हो गई। क्या आप मुझे बताएंगे आपने ऐसा क्या किया? ये सुनते ही अचानक से रमन के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, रिधान सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे बेटे की तरह हैं, इसलिए मैं। पर तभी रिधान उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, यू नो वॉट, मेरी मॉम को यही बात समझ नहीं आ रही है, बेटे की तरह होना और बेटा बना लेना की बहुत बड़ी बात है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।